कर लिया। ग्लाइकोलिसिस में पायरूवेट का फेट देख लिया। अगर पायरूवेट के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, एनाएरोबिक कंडीशन, तो बैक्टीरिया के अंदर और हमारी स्केलेटल मसल्स में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और यीस्ट में क्या बनेगा? एथेनॉल और CO2। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो पायरूवेट कहां जाएगा? कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जाकर क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल। तो अब हमारे पास हेडिंग डाल देंगे आज फिर क्रेब्स साइकिल। एक तो ये क्रेब्स साइकिल होती है, एक होती है क्रेब हेंसेलिड साइकिल। क्या फर्क? शाबाश। क्रेब हेंसेलिड साइकिल है यूरिया साइकिल। कहां होती है? हमारे अंदर। हाँ, कहां? कहां? यूरिया में? लिवर। लीवर नहीं होता। लिवर, लीवर तो आप वो काम आसान करने के लिए जो यूज करते हो। लीवर नहीं है, आई है, आई। लिवर, लिवर, लीवर नहीं। एनालॉजी भी देखी आपने इनकी। तो एक तो क्रेब हेंसेलिड साइकिल होती है, वो यूरिया साइकिल है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑर्निथीन साइकिल। बट यहां पर हमारे पास ये क्रेब साइकिल है। इस क्रेब साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं? हाँ, इसको एक तो हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको हम TCA साइकिल कहते हैं। TCA का फुल फॉर्म ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या मतलब? क्यों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब? अच्छा, फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है इसमें। अच्छा, सिट्रिक एसिड 3 कार्बन होता है तो 6। तो फिर ट्राई क्यों? ट्राई क्यों? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, लेकिन उसमें COOH एसिडिक ग्रुप 3 है। कहीं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन एसिड बट इट हैज 3 एसिडिक ग्रुप्स। 3 एसिडिक ग्रुप्स, इसलिए क्या कह रहे हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हाँ, कोई बोला? हाँ, मैं डर रहा हूं ऐसे। मैं मर्द को ऐसे दर्द नहीं होता, डर लगता है। किसमें से? ओम्स लॉ। तो पहली चीज, क्रेब साइकिल के 2 और नाम है। सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है, और सिट्रिक एसिड में 3 एसिडिक ग्रुप होते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पहली चीज कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। एरोबिक है या एनएरोबिक? तो क्रेब साइकिल में 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कैसी साइकिल है? एरोबिक। और दूसरा कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ठीक है, लिखेंगे पहले 2 पॉइंट्स। क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड या TCA साइकिल, aerobic cycle which occurs in the mitochondrial matrix. Aerobic cycle which occurs in the mitochondrial matrix. ठीक है, अगेन पहले हम पूरी साइकिल बनाएंगे। पूरी साइकिल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो की इवेंट्स है वही हम देखेंगे, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखे थे। पूरी साइकिल नहीं याद रखनी। अब एक मिनट, शुरुआत कहां से होगी ये तो आपको पता होना चाहिए। एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या करूं पीछे? अब क्या करूं पीछे, बताओ। जीवन में आगे बढ़ो।
तो हमारे पास शुरुआत क्रेब्स साइकिल की कहां से होगी? एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन है? 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम का एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में, दोनों मिलकर पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनाते हैं, जिसे कहते हैं 6 कार्बन। तो 2 और 4 कार्बन मिलकर 6 कार्बन। इसके बाद वाले इवेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोमर्स बनते। सिट्रेट से बनता है सिस एकोनिटेट, ये इसका आइसोमर है। सिस एकोनिटेट से क्या बनता है? आइसोसिट्रेट, ये भी इसका आइसोमर है। तो सिट्रेट से सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट, आइसोमर्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट। बीच में एक ऑक्सैलो सक्सिनेट बनता है, बट वो जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। आइसोसिट्रेट से आपके पास क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या गलती की मैंने? ये 6 कार्बन नहीं होगा, 5 कार्बन। ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, विच इज 4 कार्बन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट, अगेन 4 कार्बन। सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बनेगा मेलेट, और मेलेट से वापस क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिड। ये सब 4 कार्बन के हैं। ठीक है। वैसे ये साइकिल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके ओह कैन आई कीप सक्सिनेट फॉर माई सेल्फ? ओह कैन आई कीप सक्सिनेट फॉर माई सेल्फ? बट ये ऐसे यूट्यूब वाला है, टाइम पास, काम का नहीं है। कोई साइकिल नहीं पूछ रहा आपसे, कोई रट्टा नहीं मारना, काम की चीज है। ठीक है ना। तो हमारे पास पहले तो ये क्रेब्स साइकिल है, पहले एक बार इवेंट सारे देख लेते हैं। एंजाइम्स भी सारी लिख रहा हूं, एंजाइम्स काम की सारी नहीं है, फिर बता रहा हूं। एसिटाइल कोएंजाइम है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन, 2 कार्बन मिलकर बनाएगा सिट्रेट। कॉन्डेंसेशन हुआ, बना, तो यहां पर एंजाइम होती है सिट्रेट सिंथेज। तो ये एंजाइम सिट्रिक एसिड बना रही है। यहां आइसोमर्स है एकोनाइटेज, एकोनाइटेज। कोई जरूरत नहीं याद रखने की, कोई इवेंट भी काम का नहीं। पहला इवेंट जो काम का है क्रेब्स साइकिल में, आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, कार्बन कम हुआ, कार्बन किस फॉर्म में निकला? CO2, डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन का खास मित्र ऑक्सीडेशन। जहां पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सबस्ट्रेट का। अगर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा तो कोएंजाइम रिड्यूस होगी, कौन सी? NAD। NAD से NADH भी बनेगा। तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनना किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसलिए एंजाइम कभी कोई नहीं पूछता। ठीक है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में 5 कार्बन से 4 कार्बन, फिर कार्बन कम, फिर डी कार्बोक्सिलेशन, फिर ऑक्सीडेशन, तो कोएंजाइम का रिडक्शन, NAD से NADH2। एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजन। इसलिए एंजाइम फुद्दू है, कोई एंजाइम याद नहीं रखनी आपने। नहीं, कोएंजाइम तो याद रखनी पड़ेगी, NAD ये तो याद रखना। एंजाइम वाला सिस्टम जरूरत नहीं है, मैं लिख तो रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा।
अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। अब नेक्स्ट, अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन तो खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। 6 कार्बन से 4 कार्बन आ गए, सब 4 कार्बन है, तो अब क्या नहीं हो रहा, मतलब क्रेब्स साइकिल में कितने डी कार्बोक्सिलेशन हुए, 2। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बन रहा है एसएस, यहां पर होता है जीडीपी प्लस पीआई से जीटीपी। किसका उदाहरण, शाबाश, कौन बोला, गुड, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो हमने कल देखा था ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स, कौन कौन से, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट। 2 एग्जाम्पल्स थे जिसमें डायरेक्टली एटीपी बन रहा था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहां पर एटीपी नहीं, एनर्जी करेंसी दूसरी ले ली जीटीपी, लेकिन जब सबस्ट्रेट के लेवल पर डायरेक्टली जीटीपी या एटीपी बने तो किसका एग्जाम्पल, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम होती है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, नहीं ये इवेंचुअली इट इज इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी, नो इश्यू। एनर्जी देखो, एनर्जी करेंसी एटीपी, रुपया हो, डॉलर हो, येन हो, सारे है तो करेंसी जो ज्यादा यूज में आ रही है, हमारे शरीर में ज्यादा यूज में एटीपी आता है इसलिए, बाकी एनर्जी इक्विवेलेंट जीटीपी और एटीपी सेम ही है। एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं चीजें, यहां पर क्या है सिंथेटेज, यहां पर क्या है सिंथेज, दोनों में क्या फर्क, ये सिर्फ आगे आपके इंफॉर्मेशन। सिंथेज और सिंथेटेज, सिंथ दोनों बना रही है चीजें, फर्क ये होता है सिंथेटेज जब यूज होती है जब उसके साथ एनर्जी जुड़ी होती है। अगर कोई एंजाइम एनर्जी का फॉर्म ले रही है, एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ हमेशा सिंथेटेज। कहां होती है और ये एंजाइम, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, तो अमीनो एसिड को पहले आप एटीपी से एक्टिवेट करते हो, फिर उसको टीआरएनए से जोड़ते हो, एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, सिंथेज नहीं होती। तो जहां सिंथेटेज आए इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिवन है। खैर, तो अब सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट, जैसे ही एफ आ गया सक्सिनेट से फ्यूमरेट आ गया, को एंजाइम बदल गई एफएडी, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन में को एंजाइम रिड्यूस होगी, लेकिन वो नई एफएडी से एफएडीएच, और इसलिए आपको एक एंजाइम क्रेब्स साइकिल की ध्यान में रखनी है, ये वाली, इसलिए मैं इसको हरे में लिख रहा हूं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का कोएंजाइम क्या हो गया, एफएडी, और सक्सिनेट से फ्यूमरेट को कैटलाइज करने वाली एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये सबसे यूनिक है, और जो एंजाइम सबसे यूनिक या अलग होती है उसको हम मार्कर एंजाइम कहते हैं। कोई भी मार्कर का मतलब है जो यूनिक हो, जैसे हम नहीं कहते वो आईडी निकालते नहीं, फोटो खींचते हैं पहले स्कूल में, मोल ऑन लेफ्ट चीक, एक आईडी मार्कर जो अलग हो सबसे। तो क्रेब्स साइकिल की यूनिक आइडेंटिफाइंग मार्कर एंजाइम कौन सी है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि इसका कोएंजाइम एक तो एफएडी है, दूसरा पूरा क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सारी एंजाइम्स भी मैट्रिक्स में होगी, लेकिन ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, आउटर में कुछ नहीं, हाँ इनर मेम्ब्रेन से आउटर में, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल चीज होती है क्या, होती है। वो सेम चीज माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में और बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में। हिस्टोन प्रोटीन कहां मेम्ब्रेन पर आ गए, पोरिन्स। यार बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एक ही तो चीज है। वर्षों पूर्व माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स खुद जीवाणु थे, मतलब बैक्टीरिया थे। फिर एंडोसिम्बायोसिस, वो बैक्टीरिया यूकैरियोट्स के साथ जुड़ गए, साथ साथ रहने लग गए, तो अपना अस्तित्व खोते गए, और अपना अस्तित्व खोने के पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो गए। सिमिलैरिटीज देखो, बैक्टीरिया हैज सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स सर्कुलर डीएनए, नो हिस्टोन्स, नो हिस्टोन्स, 70th राइबोसोम्स, 70th राइबोसोम्स, डिवाइड बाय फिशन,
डिवाइड बाय फिजन. आउटर मेम्ब्रेन पोरेंस, आउटर मेम्ब्रेन पोरेंस. फ्यूमरेट से क्या बना? मेलेट. कोई मतलब नहीं, वाटर निकलेगा, कोई जरूरत नहीं. मेलेट से फिर क्या बना? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. यहां पर फिर यहां पर एंजाइम ले लो फ्यूमरेस, यहां पर एंजाइम ले लो मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन रिड्यूस होगा? कोएंजाइम. यहां पर क्या बना? NAD से NADH. तो ये घुमा तो दिया अपन ने. अब इसमें काम की चीज क्या याद रखनी है? अगेन फिर बता रहा हूं, कोई स्टेप्स याद नहीं रखने. क्या क्या याद रखना है? एक पूरी क्रेब्स साइकिल में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशंस 4. 1 2 3 4. एक क्रेब्स साइकिल में टोटल ऑक्सीडेशंस 4. टोटल डी कार्बोक्सिलेशंस 2. टोटल ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशंस 2. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 1. हमेशा सवाल जो आएगा वो इस समय के बेसिस पे, कोई इक्वेशन और कोई रट्टा मारने से कोई आपका सवाल सॉल्व नहीं हो रहा. तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक क्रेब साइकिल की बात करूं तो एक क्रेब साइकिल में देयर आर 4 ऑक्सीडेशंस, 2 डीकार्बोक्सिलेशंस. दोनों को मैं अगर जोड़ूं तो मेरे को पता है 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. जब 4 ऑक्सीडेशन होंगे तो 3 जगह कौन सी कोएंजाइम रिड्यूस होगी? NAD से NADH. और कितनी जगह पर FAD कोएंजाइम रिड्यूस होगी? एक जगह रिड्यूस होगी. अब मेरा एक सवाल है, लिख लेंगे. ये पूरी क्रेब साइकिल में कहीं ऑक्सीजन यूज हुआ क्या? इस पूरी क्रेब साइकिल में कहीं ऑक्सीजन यूज हुआ क्या? एरोबिक. क्यों एरोबिक ही है? ETC तो समझ आएगा, ETC में तो ऑक्सीजन यूज होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन ही है. इस पूरी साइकिल में ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं, फिर एरोबिक क्यों कह रहे हो? बनाते जाओ और सोचते जाओ. साढ़े 3 मिनट है, क्योंकि उसके बाद मुझे 1.5 मिनट बहुत देना पड़ेगा. डीट हो चुके आप लोग, लिखोगे तो उसी स्पीड से. क्यों एरोबिक क्यों? ये A4 पन्ने के 1/4 पन्ने में पूरा क्रेप चक्र बना देते हैं. ये खूबी ऐसे बचपन से थी, अभी अभी सीखी है आपने? हमसे पूरा 85 इंच में नहीं बनता पूरा. ये A4 पन्ने के 1/4 में, और में भी जगह छूट गई है, और है जगह, मतलब
एक चक्र और बना सकते थे, वो तो होता ही नहीं है। हाँ, इनर मेम्ब्रेन पे ना, मतलब एरोबिक, हाँ सोच नहीं, बट ये भाई देखो, एरोबिक का मतलब इट हैज टू डू विथ ऑक्सीजन समवेयर और द अदर, है ना। एरोबिक का मतलब ही है देयर हैज टू बी सम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सम हाउ एनी हाउ। हाँ तो समझिए, बोलिए आप। हीमोग्लोबिन, कहाँ हीमोग्लोबिन? रोल तो ईटीसी के साथ जुड़ा हुआ है इसका, ये हिंट है। गुड, देखेंगे ये, मतलब ये सेम कारण है, मतलब क्रेब साइकिल का एरोबिक का कारण और ग्लाइकोलिसिस का एनएरोबिक का कारण सेम है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में भी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उसको एनएरोबिक कह रहे हो, क्रेब साइकिल में भी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उसको एरोबिक कह रहे हो। दोनों का कोएंजाइम जो है ना, एनएडी, वो कैसे रीजनरेट हो रहा है उसका कारण। ग्लाइकोलिसिस का जो एनएडी है वो रीजनरेट कौन करता है? फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्रेब साइकिल का एनएडी और एफएडी वापस कौन रीजनरेट कर रहा है? ईटीसी, ईटीसी एरोबिक है। तो एनएडी का या कोएंजाइम का रीजनरेशन के बेसिस पे एरोबिक और एनारोबिक कहते हैं। ईटीसी में तो ऑक्सीजन है ही है ना, तो ईटीसी तो एरोबिक है, और फर्मेंटेशन में नहीं है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो एनारोबिक है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस एनएडी ग्लाइकोलिसिस के लिए बना रहा है, और ईटीसी, एनएडी और एफएडी क्रेब साइकिल के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए क्रेब साइकिल एरोबिक है और इसलिए ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक है। बन गया? एक्चुअली 3.5 मिनट के बाद वाले भी 3.5 मिनट हो चुके हैं। कुछ समझिए, आप हाथ मल रहे हो, फिर आप बोलोगे वापस पीछे लो। लिख रहे हो, फिर पेन, पेन नहीं लिख रहा। आप चाह रहे हो, आपके हाथ चल रहे हैं पर पेन नहीं चल रहा, ढीठ पेन। फिजिसिस्ट इन आवर बैच, फ्रिक्शन, हाथ स्लिप हो रहा है, लैक ऑफ फ्रिक्शन। इधर उधर हो रही है। जोक्स का लेवल बढ़ अच्छा इंप्रूव होता जा रहा है, नहीं तो पहले हैं पे हंस देते थे लोग, अब थोड़ा कंटेंट आ रहा है, गुड। नहीं तो लाइट जाती थी, मेरे को समझ, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ नॉइसेस बट आप कलेक्टिवली हु क्यों करते हो? भाऊ भाऊ, मियाओ मियाओ, मतलब आपके पास देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, देयर आर लॉट ऑफ नॉइसेस दैट यू कैन मेक, बट कलेक्टिवली हु क्यों? कभी भी कहीं आप डीजे पार्टी में भी जाओ, वो डीजे बोलता है मेक सम नॉइस, तो भी हु, आपके कितने आवाज हैं? यू कैन हैव सो मेनी, मतलब कितने नॉइसेस हैं अवेलेबल आपके पास। हाँ, तो कलेक्टिव, इंसान विचित्र प्राणी नहीं है, इतनी आवाजों के बाद भी हु करेगा, हुई है। बंदर कौन सा हु करता है भगवान? हाँ, रोते हैं, हाँ।
अरे हो गया, अब सब मैं अब हो गया। वो देखो मारना, नहीं नहीं मारना नहीं, मारना नहीं अभी, मैं रोक दिया आज। कुछ नहीं। अब कितना बाकी है आपका? ठीक है, पहला पॉइंट तो लिख लेंगे, ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, और ये नहीं हटा, ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, all the enzymes of Krebs cycle are present in the mitochondrial matrix all the enzymes of Krebs cycle are present in the mitochondrial matrix exception succinate dehydrogenase, exception सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ब्रैकेट में लिख लेंगे, कहां पर होंगी? अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे मार्कर एंजाइम, या ऑल्सो कॉल्ड एज मार्कर एंजाइम। ऑल्सो कॉल्ड एज मार्कर एंजाइम। फिर ये लिख लेंगे, मार्कर एंजाइम, और ये एक क्रेब्स साइकिल में 4 ऑक्सीडेशंस, 2 डीकार्बोक्सिलेशंस यानी 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। द सीलिंग, इनर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं यहां पर एक क्रेब्स साइकिल देखो, एक क्रेब्स साइकिल को मैं कह सकता हूं एक एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्रेब्स साइकिल की शुरुआत एसिटाइल कोएंजाइम से हो रही है। तो एक क्रेब्स साइकिल का मतलब है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एसिटाइल कोएंजाइम में। 4 ऑक्सीडेशन में 3 जगह तो आपके पास NAD रिड्यूस हो रहा है कोएंजाइम, एक FAD रिड्यूस हो रहा है, और एक आपके पास GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी तक हम पुराना कन्वेंशन ही सॉल्व करते हैं, एक NADH से 3 ATP मिलते हैं। नए कन्वेंशन आ चुके हैं लेकिन वो NCERT में मेंशन नहीं है, क्योंकि एक NADH से 3 की जगह 2.5 ATP निकलते हैं, 0.5 ATP हीट लॉस होता है, बट वो कन्वेंशन आए ही नहीं है, तो हम 3 ही लेके चलेंगे। FADH भी 1.5 नहीं 2 लेके चलेंगे, और एक GTP 1 ATP के बराबर है। तो यहां पर हो गए 9, यहां पर हो गए 2, यहां पर हो गया 1। तो आपके पास एक क्रेब्स साइकिल या एक एसिटाइल कोएंजाइम के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 12 ATP बनेंगे। बना लो, एक बार ये लिख लो पूरा। मैंने नहीं गिना था, ग्लाइकोलिसिस के NADH को नहीं गिना था, क्रेब्स साइकिल को गिनूंगा, अभी कारण आएगा इसका। ग्लाइकोलिसिस का NADH अगर एरोबिक पाथवे में जाएगा तब गिनूंगा, फर्मेंटेशन में जाएगा तो नहीं गिनूंगा। अपने पास 1 मिनट 4 ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, 3 जगह क्या बने NADH, एक जगह क्या बना FADH, NADH 3 ATP के बराबर, तो 9 ATP हो गए।
FADH 2 ATP के बराबर, 2 रहे, GTP 1 ATP के बराबर, टोटल कर लो 12 ATP। हाँ हाँ ऑब्वियस ही बात है, हम पढ़ेंगे नहीं। अगर वो एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट से लूं मैं तो अभी अपन पूरा एनर्जी समरी बनाएंगे। अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूछ रहा हूं तो मैं क्रेब्स साइकिल 2 बार चलाऊंगा ना। मैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 2 क्रेब्स साइकिल तब चलाऊंगा जब मेरे पास सबस्ट्रेट 6 कार्बन ग्लूकोज हो। एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ ग्लूकोज से बनता है क्या? पहले दिन समरी बताई थी, नहीं, फैटी एसिड से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। तो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आई विल टेक 2 क्रेब्स साइकिल्स, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैं सिर्फ इसलिए बार बार हर जगह मैंने क्या लिखा है, एक क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल, एक एसिटाइल कोएंजाइम है। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज, अपन ने शुरुआत में बात की थी कि रेस्पिरेशन हम जब कभी भी पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन जब हम जैसे जैसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस केवल एनर्जी प्रोडक्शन में काम नहीं करता, और भी काम करता है, यानी सिंथेसिस या चीजें बनाने में भी काम करता है। इसलिए हम रेस्पिरेशन को बेटर या क्रेब्स साइकिल को बेटर रूप से क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक साइकिल। एम्फी का मतलब बोथ नहीं, एम्फी का मतलब बोथ होता है। एम्फी का मतलब एम्फीबियंस विच कैन लिव ऑन लैंड एंड ऑन वाटर, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथ से लिखने वाला, एम्बी एम्फी का मतलब बोथ। तो रेस्पिरेशन को या हम क्रेब्स साइकिल को क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक साइकिल, क्योंकि ये 2 ऑब्जेक्टिव्स या 2 पर्पसेस सॉल्व कर रहा है। पहला तो अपन ने देख ही लिया, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा में भर भर के इंटरमीडिएट्स बन रहे, ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स थे, ये क्रेब्स साइकिल, ये इतने इंटरमीडिएट्स बायोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। मतलब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में पोरफायरिन रिंग बनाता है, और पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, और ईटीसी में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कौन से होते हैं, साइटोक्रोम। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में पोरफायरिन रिंग बनाता है। पोरफायरिन रिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स। तो इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेटरी पाथवे या क्रेब्स साइकिल का पाथवे एम्फीबोलिक है। एम्फीबोलिक का मतलब वो 2 पर्पस से सॉल्व करता है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाता है, और जो इतने सारे इंटरमीडिएट्स हैं, इन इंटरमीडिएट्स के जो कार्बन स्केलेटन है, एनसीईआरटी में ये टर्म इस तरह लिखा हुआ है, तो इंटरमीडिएट्स के जो कार्बन स्केलेटन हैं वो किस में यूज हो रहे हैं, डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज में यूज होते हैं। तो एनर्जी, ऑक्सीडेशन से एनर्जी भी मिल रही है, इंटरमीडिएट्स बायोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को या साइकिल को क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक प्रोसेस या साइकिल। लिखेंगे रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल respiration or Krebs cycle is amphibolic in nature. You should always chew your water and drink your food. बता दिया ना मैंने। तो इसलिए जितना ज़्यादा पानी मुंह में रखोगे उसका क्या होगा, सलाइवा मिक्स होगा। जितना सलाइवा मिक्स होगा उतना स्टमक में जाकर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। बह लीजिए ऐसे गुड़ 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 गुड़, कभी नहीं पीना पानी, समझ रहे हो। हाँ, क्या लिखा रहा था मैं, गुड़ो 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 गुड़ो। रेस्पिरेशन और Krebs cycle is amphibolic in nature, that is it serves dual purpose.
दैट इज इट सर्व्स टू पर्पसेस। अगर आप डुअल नहीं लिख रहे हो तो DUAL और DUEL में क्या फर्क है? क्योंकि दोनों दे आर प्रोनाउंस द सेम वे, डुअल। DUEL, DUAL, DUAL और DUEL। So funny you are, so funny. A और E, इट सर्व डुअल पर्पसेस। पहला, इसमें क्या लिखोगे, ए या ई? हाँ चलो ठीक है, इसमें तो ए लिखोगे। तो ई कब लिखते हो? नहीं तो उसको ट्रायल कहते हैं। ये दोनों लड़ रहे हैं अभी और आप इनको देख रहे हो, तो बाहर जाके क्या बोलोगे? इन दोनों के बीच में डुअल, DUEL, आमने सामने जब दो जने होते, जब साथ साथ गा रहे, डुएट नहीं होता? देखा खिलखिला चेहरा आपका एकदम। पहला, इट सर्व्स डुअल पर्पसेस। पहला, अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू जनरेट एनर्जी। देखो जीवन में सिखा के जाऊंगा मैं आपको कुछ ना कुछ। अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू जनरेट एनर्जी। और सेकंड, वेरियस इंटरमीडिएट्स undergoes oxidation to generate energy. Second, various intermediates या various carbon skeletons of intermediates, ऐसा कर दो। हाँ तो कोई वेरियस इंटरमीडिएट्स लिखा है ब्रैकेट में, देयर कार्बन स्केलेटन ऑफ इंटरमीडिएट्स are involved in different biosynthetic pathways, are involved in different biosynthetic pathways. Different biosynthetic pathways. जैसे अल्फा कीटो ग्लूटरेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हम किस में यूज करते हैं? अमाइनो एसिड्स को बनाने में। सक्सिनाइल कोएंजाइम में, बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन रिंग आपको हाँ देखो, एक एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो अपन ने देखा 12 एटीपी मिलेंगे। मैं बोलूं एक पाइरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो कितने एनर्जी मिलेगी? 12। एक पाइरुविक एसिड 15। एक पाइरुविक एसिड लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, वहां पे NADH नहीं बनता। एसिटाइल से 12 बन रहे हैं, पाइरुवेट से एसिटाइल में एक NADH एक्स्ट्रा बनेगा, तो 12 और 3
15। मैं आपसे पूछूं, एक फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करूं तो कितने एटीपी? शाबाश, 16। एक मॉलिक्यूल पूछा मैंने, दो नहीं। एक मैंने, बढ़िया, बेहतरीन, अद्भुत। एक फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से एक पाइरूवेट, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक एटीपी, पाइरूवेट से 15, 15 और एक 16। मतलब कोई भी इंटरमीडिएट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आप एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एनर्जी? सेम। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, कोई चेंज नहीं। 2 से फॉस्फेनॉल पाइरूवेट, कोई चेंज नहीं। फॉस्फेनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट 1, पाइरूवेट से 15, 16। मैं आपको बोलूं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आराम से जल्दबाजी मत, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, एक NaDH। अरे यार, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक, और 16 तो है नीचे, 16 और 4 20। मैंने नहीं सुना। आई समझ में? मैं पूछता 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1, हाँ सही, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक एटीपी, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट से दूसरा एटीपी, पाइरूवेट से 15, 15 और 2 17। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, ये तो ठीक है। अब 2-3 चीजें ये लिख लिया आपने, बायोसिंथेसिस अपन ने देख लिया, क्रेब साइकिल। अब एक चीज देखो, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक ग्लूकोज का क्या करने वाला हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक ग्लूकोज का अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो हर बार क्वेश्चन में आपको कंप्लीट और एरोबिक एनारोबिक लिखा हुआ नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन बाय डिफॉल्ट मतलब है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है बाय डिफॉल्ट पार्शियल या इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है आपको पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन लेना है। तो अब 1 मिनट देखेंगे, एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इधर देखो मैंने यहां पे लिखा एक ग्लूकोज। सबसे पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। यहां पर कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। एक्चुअली एक सेकेंड, ग्लाइकोलिसिस ले लिया, और ये कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म। फायदा क्या हुआ, +2 ATP +2 NaDH। ठीक है, अब मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, मतलब एरोबिक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फर्मेंटेशन नहीं गिनूंगा। तो ये पाइरूवेट कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सा प्रोसेस, लिंक रिएक्शन। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। हां, गेटवे रिएक्शन इज लिंक रिएक्शन। और यहां पर मेरे पास +2 NaDH। 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैं एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं कंप्लीट।
दिस क्रेब्स साइकिल, दिस एसिटाइल कोएंजाइम में क्या दर्शाएगा? क्रेब्स साइकिल। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। इस देखो यही सवाल आते हैं, कौन सा प्रोसेस कहां हो रहा है, ये सब तो आपको याद है। प्रोसेस कहां पर है? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में होता क्या है? 3 NADH, 1 FADH, 1 GTP इंटू 2, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 बार क्रेब्स साइकिल। अब मैं इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं, ये तो ठीक है, इसको और फाइन ट्यून कैसे करें? देखो ये जो 2 ATP है ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट के लेवल पर बना, तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि डायरेक्टली सबस्ट्रेट के लेवल पर एटीपी बन रहा है। अब ये बाकी जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, NADH, 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 FADH, इन सबको मैं क्या कहूंगा? रिड्यूस्ड कोएंजाइम, क्योंकि कोएंजाइम रिड्यूस फॉर्म में है। ये सारे रिड्यूस कोएंजाइम में भर भर के क्या है? एनर्जी। लेकिन इनको कोई निकालने वाला चाहिए, तो इनसे एनर्जी निकलेगी कहां? ETC। ये सारे NADH और FADH तो भरे हुए हैं एनर्जी के साथ, ये बोलेंगे हमसे एनर्जी कौन निकालेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से, जब हम वहां पर जाकर ऑक्सीडाइज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पढ़ेंगे हम आगे। ETC में NADH और FADH, ये जो कोएंजाइम रिड्यूस हुए हैं, इनका ऑक्सीडेशन होगा और इनके ऑक्सीडेशन से ATP बनेगा। ATP बना, फॉस्फोराइलेशन। किस कारण? इनके ऑक्सीडेशन के कारण। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, बट मैं लिख रहा हूं यहां पर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जितने भी कोएंजाइम्स हैं और जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, वो एनर्जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से देंगे। तो अब एनर्जी कैलकुलेट कर लो। 2 इससे 6, यहां से टोटल आएगा 8 ATP, यहां पे 6 ATP, और 12 इंटू 2 24 ATP। तो मेरे पास 38, NCERT में 36 है, उसका एक कारण है, हम देखेंगे आगे, वो भी बताऊंगा। बट अभी के लिए मैंने टोटल कितने निकाले हैं? 38 ATP निकाले हैं। अब इससे देखो सवाल अपन कितने तरह के बना सकते हैं। पहला सवाल, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने बनेंगे? 4, 2, 2, 4। एक ग्लूकोज से टोटल ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने बनेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने ATP माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनेंगे? 2। ये होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने ATP माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बन रहे हैं? बस ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बना, लेकिन ये एनर्जी तो इनर मेम्ब्रेन पे जाकर देगा। तो कितने? 2।
एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल कितने एटीपीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे? दो को छोड़कर 36 या 34। मतलब अगर ये 36 होता तो 34, ये 38 है तो 36। ये दो एटीपी ही बाहर बन रहे हैं साइटोप्लाज्म में, बाकी सारा एटीपी कहां बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर है ये बात? बना लो। हाँ गुड। फ्लोटिंग क्यों कहा? प्रोटीन नहीं कहा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। बिकॉज दे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऐसे। देखो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटोप्लाज्म का ढांचा बनाने में प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रोटोप्लाज्मिक। फैट्स और ये ढांचा नहीं बना रहे, ये ऐसे घूम रहे हैं, तैर रहे हैं और एनर्जी के रूप में यूज होंगे, इसलिए फ्लोटिंग। कोई भी ढांचा बनाने में हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? प्रोटीन। बन गया? शुरुआत हो गई, मध्य तक पहुंचे नहीं। हाँ 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 हाँ, प्रोसेस के कारण। भाई फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल और CO2। अब डिपेंड कर रहा है हाउस होल्ड में आप नहीं बनाओगे। हाँ, और लेकिन प्रोडक्ट्स तो अलग अलग है ना। ब्रेड बनाने में आप इथेनॉल का यूज़ नहीं कर रहे, CO2 का यूज़ कर रहे हो। अल्कोहल बनाने में आप इथेनॉल का यूज़ कर रहे हो।
प्रोसेस ऑफ अल्कोहल मेकिंग इज ब्रूइंग, और बेकिंग इज ब्रेड मेकिंग। हाँ, ऑर्गेनिज्म सेम है, प्रोसेस सेम है, बस लेकिन प्रोडक्ट का डिफरेंस है, इसलिए नाम अलग अलग दे दिया। ये तो अब देखो, जो अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, मतलब नाइट्रोजन रिंग्स होती हैं 4, और जिसके सेंटर में अगर क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन है तो आयरन है, साइटोक्रोम है तो आयरन है। तो एक मेटल होगा और मेटल को सराउंड करने में 4 पायरोल रिंग होगी। इस ढांचे को क्या कहते हैं? पोरफायरिन। और उसको बनाने में कौन काम करता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, मुझे आप कंप्लीट करना। वो आपका पेन स्लिप होना रुक गया, लिख दिया। जीवन में यही देखना था बस मुझे। कितना आप ऐसे क्या कर रहे हो? इंग्लिश फिर हिंदी भी लिख रहे हो पीछे पीछे। ऑक्सीकृत फॉस्फोरिलीकरण, क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण, नहीं, एक ही बार लिख रहे हो। तो आप 17 मिनट ये सोच रहे थे कि मैं कैसे लिखूं। वो मैं वापस करा दूंगा, मैं जब तक डैश में नंबर भरने हैं। सिंपल, डैश में नंबर भरो, मैं चेक कर लूंगा, बोलना नहीं है। हाँ, प्लस क्यों है? किधर प्लस? कहाँ? एक पायरुवेट मॉलिक्यूल है और NAD, FAD, GDP, CO2, इन सब के आगे नंबर डालना है। दो तो जब दो थे, गलती हो गई। मैंने तो दे दिया। रिक्त स्थानों को रिक्त नहीं रखना है, भरना है। आगे गलती समझ में।
कितनी काटाकुटी है। हाँ गुड, सही, गुड। हाँ कहां से दो, एक बात और सुन लेना, साइंस है ना लॉजिक पे काम करती है। अगर आपने सिस्टम समझा, मतलब आप, हमको इतना सिस्टम मिलता है, हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। अगर यहां पे 2 लिखा है ना, तो एक हमेशा आपके पास एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए जो आपको यह भी बता सके कि मैंने सही किया है या नहीं। पाइरुवेट कितने कार्बन है? 3, तो उससे 2 CO2 निकलेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है आपने। जब कभी भी ऐसा हो ना, अपनी गड़बड़ खुद निकाल सकते हो आप। पाइरुवेट 3, अब आप बोलोगे सर हम तो क्रेब्स साइकिल 2 ही निकलते हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम की बात नहीं की है, पाइरुवेट की बात की है। लिंक रिएक्शन में CO2 नहीं निकलता, तो एक CO2 लिंक रिएक्शन से निकला, 2 क्रेब्स साइकिल से निकले। तो वैसे या तो वैसे याद रख लो, पर अगर गलती 2 तो हमेशा क्रॉस चेक करना, यार पाइरुवेट तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से 2 ही CO2 निकलेंगे क्या, तो बाकी का कहां जाएगा ढांचा, सब निकलेगा ना। तो 3, एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब एक लिंक रिएक्शन, एक NAD, और 3 आपके पास क्रेब्स साइकिल में, तो 4 FAD एक ही जगह बनेगा, GTP एक ही बनेगा। मैं इसको एक ग्लूकोज, एक एसिटाइल कोएंजाइम में करता, एक एसिटाइल कोएंजाइम में 3 1 1 2 3 3 1, मैं एक ग्लूकोज कर देता। किधर? अरे हाँ यार, सॉरी, वो एक उधर एक तो इधर एक ही आएगा ना यार। एक ग्लूकोज करो, करो करो, करो, लिखो लिखो लिखो, एक ग्लूको, सेम है, डैश डैश सेम है, एक ग्लूकोज है। सर ये ऐसे कातिल लग रहा है पीला टी शर्ट आज, और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन येलो एंड ब्लू। गुड। मैं गुरुवार को पहन, मैं गुरुवार को आता नहीं, मैं पहनता ही हूँ गुरुवार को। मेरे को दाढ़ी वाड़ी कटाई है इसलिए शक्ल पहचान में नहीं आ रही। क्या नाम है सर? तनीश। 11-12 में कहा थे आप? ठीक है, अगर लिया था क्या ऑनलाइन? ओके, तो अभी तो यार बीच में चला है टॉपिक, समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा, क्योंकि अपन ने 2 दिन हो गए चैप्टर चालू करे। अच्छा लिया था, तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले से। चलो सर आपने कल मॉलिक्यूलर की भेजी, मॉलिक्यूलर के आपने नोट्स 2 साल पहले लिखे थे। अब शाम को वापस। हाँ शाबाश। नहीं नहीं नहीं, पाइरुवेट मतलब ये ग्लूकोज सही। NAD कितने? 10, सबने 10। FADH 2 2 6 7, यार ग्लूकोज 6 कार्बन है, CO2 7 कैसे निकाल दोगे? ग्लूकोज 6 कार्बन से 7 CO2 निकाल कैसे दोगे, ये बताओ आप मेरे को। 1 मिनट, हाँ सुनो, कैसे निकलेंगे 3? मैं तो नहीं निकाल सकता, आप निकालो। एक पाइरुवेट में लिंक रिएक्शन, अरे पर आप वैसे सोचो, एक ग्लूकोज से 7 कार्बन कैसे निकाल दोगे? 6 कार्बन से 7 निकाल कैसे दोगे? ठीक, क्लियर, मतलब ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर एक ग्लूकोज करता, तो यहां पर 10 2 2 6 10 2 2, ठीक है ना भाई, पक्का? चलो, तो अब अपने पास क्रेब्स साइकिल अपन ने देख ली। अब हमारे पास हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या आपको समझी? क्या आंसर नहीं आया?
कौन सी चीज नहीं आई? पक्का सारा ये? हाँ ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या? एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। और कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक इन नेचर, aerobic in nature and occurs on the inner mitochondrial membrane. Aerobic in nature and occurs on the inner mitochondrial membrane. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें जितने रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हमारे पास बने हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स यानी NADH और FADH। अब NADH और FADH कहां बने? ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, लिंक रिएक्शन में बने हैं, ETC में बने हैं, क्रेब्स साइकिल में बने हैं। तो जितने रिड्यूस कोएंजाइम्स आपके पास अभी तक बने हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन कहां होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और उनके ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाएंगे? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एक एरोबिक प्रोसेस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, उसमें हम लोग NADH और FADH यानी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का ऑक्सीडेशन करेंगे और उनके ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे? ATP जनरेट करेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूं रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब NADH और FADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यह है कि इन अदर वर्ड्स NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स जो इनसे निकलेंगे उनको इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसफर करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। तो NADH और FADH का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स। और ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स उनके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, क्या जनरेट होगी? ATP जनरेट होगी। लिखो इतना। तो एरोबिक तो लिख लिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिख लिया, फिर लिख लेंगे इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इन एन ETC reduced coenzymes मतलब ब्रैकेट में NADH एंड FADH, reduced coenzymes यानी NADH एंड FADH undergo oxidation to generate ATP. Oxidation to generate ATP. Next point. In other words,
electrons are transferred from NADH and FADH. Electrons are transferred from NADH and FADH across a series of electron carrier proteins. Electrons are transferred from NADH and FADH across a series of electron carrier proteins and ATP is generated. Proteins across a series of electron carrier proteins and ATP is generated. ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है. इस पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? NADH और FADH. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन. और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला प्रोटीन कौन है? साइटोक्रोम. भाई हम बेसिकली ईटीसी को तीन हिस्सों में डिवाइड करो. NADH और FADH जो रिड्यूस कोएंजाइम है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. उनको उस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में सबसे इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम प्रोटीन काम कर रहा है. और इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा. तो ईटीसी, और ये सब क्यों कर रहे हैं? इनके अंदर जो एनर्जी है उसको एटीपी में रिलीज करने के लिए. तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर NADH FADH, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन साइटोक्रोम रहेगा. तो नेक्स्ट आप यहां पे लिख लेंगे, इन एन ETC ATS इलेक्ट्रॉन डोनर्स एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ोगे आप, कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ और भी क्या ट्रांसफर होता है? हाइड्रोजन. तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सीजन. तभी तो क्या बनेगा? वाटर. हाँ होता है ना, पढ़ेंगे अभी अपन, वो पूरा सीक्वेंस पढ़ेंगे हम. सबसे ज़्यादा यही होता है कि साइटोक्रोम के अलग अलग टाइप होते हैं. साइटोक्रोम B, C1, A3, C. किसी को सीक्वेंस मालूम है एटीसी का? हाँ, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 4 ही काम करते हैं. नहीं नहीं नहीं, 5वां काम नहीं करता. 5वां तो F0F1 ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है. तो किसी को सीक्वेंस मालूम है? मतलब NAD कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कहते हैं? NADH रिडक्टेज. हाँ, पर वो बना हुआ किससे?
FES और FMN कॉम्प्लेक्स, गुड। कॉम्प्लेक्स 2 तो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया। कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होता। साइटोक्रोम B FESC1 और कॉम्प्लेक्स 4 AA3। तो कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है? 2 यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C की लोकेशन नहीं, उसकी भी नहीं। हाँ वो ठीक है, मतलब एनसीईआरटी पॉइंट दे रखा है इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ। हाँ वो तो हम देख लेंगे 3 और उसके 4 और 3 के बीच में, लेकिन लोकेशन इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ है। तो अब आज तो समय है नहीं हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग ETC को ऐसा डिटेल में देखेंगे, कॉम्प्लेक्सेस और वो, ठीक है।